हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। किसी भी समाज में अगर हम न्याय की बात करें तो न्याय के दौरान ये बात स्थापित रूप से कही जा सकती है कि अगर कोई व्यक्ति समाज के रूप में अपराध करता है, समाज के स्तर पर अपराध करता है, तो उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो निर्दोष को वहां पर सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस संबंध में शुरुआत से ही कानून में कई तरह के संशोधन होते आए हैं, कई तरह के नियमों में परिवर्तन होता आया है। जैसे जैसे नए तरह के मामले हमारे सामने आते हैं, समाज के रूप में, न्यायपालिका के रूप में या एक कार्यपालिका के रूप में, हमें ये पता चलता है कि किस तरह के नियमों को हमें और आगे बदलना है, किस तरह के नियमों के जरिए हम समाज में सुधार ला सकते हैं। ये कुछ ऐसे ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उन दिशा निर्देशों के अंतर्गत जो किशोर न्याय है, किशोर न्याय की अवधारणा को और विस्तृत किया गया है और उसके अंतर्गत कुछ बातें शामिल की गई है, जहां पर किसी किशोर को कब वयस्क के रूप में समझा जाए या किसी किशोर पर किन मामलों को लेकर के वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाए। इससे जुड़े हुए हमने पिछले कुछ मामले देखे थे, उनमें मुकदमों को देखा था, लेकिन अब उसकी जो अवधारणा है उसको और विस्तृत करने की बात की गई है कि जो दिशा निर्देश है उनको और ठीक तरह से लागू किया जाए, मूल्यांकन के जो कार्य है और बेहतर तरीके से हो सके। टॉपिक आज का है किसी नाबालिग पर कब चलाया जाए वयस्क के रूप में मुकदमा, और दिशा निर्देशों से जुड़ा हुआ एक ड्राफ्ट पब्लिक के लिए आया है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी बातें इसमें शामिल की गई हैं। जो खबर आप देख सकते हैं, व्हाट इज एनसीपीसीआर ड्राफ्ट गाइडलाइंस सेज ऑन असेसिंग इफ माइनर्स कैन बी ट्राइड एज एडल्ट्स। किस तरह के मामलों में किसी नाबालिग को वयस्क के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। तो चर्चा क्यों की जा रही है इसको थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद समझेंगे किशोर न्याय अधिनियम 2015 क्या कहता है। प्रारंभिक मूल्यांकन की जो बात है वह किस तरह से लागू होती, किस तरह से किया जाता है। अभी वर्तमान में जो दिशा निर्देश लाए गए हैं उनकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों उनको लाए जाने की बात सामने आई, ये दिशा निर्देश क्या कहते हैं, किस तरह की बातों का बदलाव रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके पहले एक केस की चर्चा है, उस पर भी बात करेंगे, निष्कर्ष क्या हो सकता है, और एक प्रश्न जो कि मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, एनालिसिस की मांग कर सकता है। तो यह विषय जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जुड़ेगा, सरकारी नीतियां और सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस। चर्चा क्यों की जा रही है, क्योंकि ऐसे नाबालिग जिनके ऊपर किसी अपराध किए जाने का आरोप है, तो उस अपराध की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए फिर यह निर्धारित किया जाता है कि वह जो अपराध उसने किया है, यदि वह जघन्य अपराध की श्रेणी में आएगा तो उस व्यक्ति पर या उस बच्चे पर, नाबालिग पर हम वयस्क के रूप में मुकदमा चलाएं। इसकी एक प्रक्रिया है। अब यहां पर नाम आएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का, जिसने इस मुद्दे से संबंधित दिशा निर्देशों को जारी किया है। तो प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है, यानी एक समिति होती है, एक बोर्ड कहें, तो वह बोर्ड यह मूल्यांकन करता है कि वे कौन कौन सी परिस्थितियां थी, कौन से हालात थे जिसके चलते उस किशोर ने या उस नाबालिग ने उस अपराध को किया या उस कथित अपराध को किया। ठीक, तो यहां पर ही उन मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश है। इसके अलावा 12 पन्नों का यह मसौदा है जिसको जारी किया गया है और ये 20 जनवरी तक आम जनता की टिप्पणियों के लिए खोला गया है, जिसमें जनता या बाकी के लोग अपनी राय और मशविरा यहां दे सकते हैं। इससे संबंधित कौन सा कानून है? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का, जिसके अंतर्गत ये सभी मामले आते हैं। तो उस कानून को देखने के बाद, संविधान के पहलुओं को जानने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, उन दिशा निर्देशों को देखेंगे। तो शुरू करें कानून से। इसको कहा गया है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। इसमें बहुत सारे विषय शामिल हैं, यानी बच्चों के अपराध की प्रक्रिया, अगर उसमें वे शामिल होते हैं, किसी तरह के अपराध में आरोपी बनाए जाते हैं, आरोपी बनाए जाने के बाद उनको भी संरक्षण की आवश्यकता होती है, अपराध किए जाने के बाद उनको सुधार की आवश्यकता होती है। क्योंकि कभी भी न्याय का उद्देश्य या न्यायपालिका का उद्देश्य ये नहीं होता, किसी भी कानून का उद्देश्य ये नहीं होता कि दोषी को पूरी तरह से सजा दी जाए, बल्कि उसका उद्देश्य ये भी होता है उसमें कि जो दोषी है, अपराधी है, उसमें सुधार की प्रक्रिया लाई जाए, उसको सुधारा जाए और वापस से समाज के साथ जोड़ा जाए। तो इसमें बहुत सारी बातें आपको दिख जाएंगी कि विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित और उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख, उससे जुड़ी हुई विधियां, बच्चों के सर्वोत्तम हित, उनको उनसे जुड़े हुए मामलों को निपटाना, उनके प्रति मित्रवत व्यवहार रखना और उनसे मामलों को समझना, ठीक,
उनको समाज में वापस से जोड़ना, बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं। तो अब इसमें संविधान के प्रावधान भी आते हैं कि ऐसा कानून क्यों निकला, क्योंकि कोई भी कानून बनाने के लिए संविधान हमारी प्रमुख विधि है। संविधान के बाद ही कोई कानून निकल करके आता है, और कोई भी कानून जो संविधान सम्मत नहीं होता उसको न्यायपालिका निरस्त कर देती है। ये सभी बात आप इस कानून की प्रक्रिया में जानते हैं। तो यहां पर आपको दिखेगा कि संविधान का अनुच्छेद 15 और 15 का खंड 3, संविधान का अनुच्छेद 15 क्या कहता है? लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान आदि के आधार पर समानता। और जो तीसरा क्लॉज है वो ये कहता है कि इसके अंतर्गत, समानता के अंतर्गत, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किसी तरह के विशेष उपबंध बनाने से यह जो प्रावधान है यहाँ पर सरकार को रोकेगा नहीं। तो विशेष प्रावधान तभी बनाए जाएंगे जब उनको संरक्षण की आवश्यकता होगी। तो 15(3) यहां पर जुड़ेगा। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, 39 का खंड डा और चा, इन दोनों को यहां देख सकते हैं आप। तो राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व हैं, जिसके अंतर्गत 39 का जो अंग है वो कहता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। यानी किसी भी बच्चे पर अगर वयस्क के रूप में मुकदमा चलता है, किसी नाबालिग पर चलता है, तो उस प्रक्रिया का ठीक तरह से पालन किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर उसको नाबालिग के स्थान पर वयस्क के रूप में ट्रीट किया जाना है। ठीक, तो ये कुछ प्रावधान है। ठीक, इसके अलावा क्या कहता है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर दिए जाएं, सुविधाएं दी जाएं, और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अगला है अनुच्छेद 45 और 47, जो कि दोनों भी इसके अंतर्गत जुड़ते हैं। इसमें दिए गए हैं 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा का उपबंध। इसके अलावा 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने से संबंधित राज्य के कर्तव्य, जहां पर मादक पेय पदार्थों, स्वास्थ्य के प्रति हानिकर औषधियों को लेकर के बातें कही गई हैं। तो कई बार अपराध की श्रेणी में ऐसी भी स्थितियां दिखाई देती हैं कि किसी बच्चे ने या किसी अपराध के लिए कथित व्यक्ति ने किसी मादक द्रव्य का सेवन कर रखा था। तो बहुत सारी बातें इससे जुड़ जाएंगी, लेकिन हम आएंगे मूल पॉइंट पर, जहां पर वे दिशा निर्देश दिए गए हैं मूल्यांकन से संबंधित। तो यहां पर प्रारंभिक मूल्यांकन की बात है। पहले ये समझ लें कि जो प्रारंभिक मूल्यांकन है वो वास्तव में है क्या। ठीक, तो शुरुआत में अगर हम बात करें कि पहले जब से यह सुधार नहीं हुआ था, तो 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा नाबालिग की कैटेगरी में आता था। लेकिन फिर हमने इसके बाद कुछ ऐसे मामले देखे, जैसे निर्भया केस की बात कर सकते हैं, जहां पर एक आरोपी के ऊपर इस तरह के जघन्य अपराध में शामिल होने की बात थी और वह नाबालिग की श्रेणी में आ रहा था। तब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में किसी व्यक्ति के अपराध को ध्यान में रखने के बावजूद भी उसको नाबालिग की कैटेगरी में रखना चाहिए, या उसकी अपराध की श्रेणी के आधार पर हम उसे वयस्क के रूप में भी ट्रीट कर सकते हैं, वो भी तब जब वह व्यक्ति 16 वर्ष से अधिक आयु का हो। तो यहां पर बेसिकली जो पैमाना है 16 से 18 के बीच का है, जिसको वयस्क के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। तो 2015 में इसमें संशोधन किया गया और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक प्रावधान जोड़ा गया। इसके अंतर्गत जघन्य अपराधों के मामले में 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है, विशेष रूप से मूल्यांकन किए जाने के बाद। तो अधिनियम की धारा 15(1) के तहत कहा गया है कि जो किशोर न्याय बोर्ड है वो एक प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा इससे संबंधित, और बच्चे पर वयस्क या नाबालिग के रूप में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया को देखेगा कि वास्तव में चलाया जाए या ना चलाया जाए। तो अधिनियम के निर्देश बताते हैं कि बोर्ड द्वारा बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा, अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता का मूल्यांकन होगा, परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा जो बोर्ड है किसी तरह के मनोविशेषज्ञ या फिर मनोवैज्ञानिक की सहायता ले सकता है, चिकित्सकों की सहायता ले सकता है। अधिनियम में एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि अधिनियम क्या नहीं करता। तो अधिनियम में कहा गया है कि जो मूल्यांकन है एक परीक्षण नहीं है, किसी तरह का हम टेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि केवल ये देख रहे हैं कि बच्चे की वास्तव में कितनी क्षमता थी, जिस अपराध के लिए उसका नाम आया है वो उसको करने के योग्य था या फिर नहीं था। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो अगर मान लीजिए मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है तो इसके कुछ चरण है, जैसे कि मूल्यांकन किए जाने के बाद बोर्ड अपना आदेश देगा, जिसके अंतर्गत किसी बच्चे पर वयस्क के रूप में
मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले बच्चों को उनकी क्षेत्राधिकार वाली अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा। अगर नाबालिग के रूप में ट्रीट किया गया होगा तो बच्चे को अधिकतम 3 साल के लिए विशेष गृह में भेजा जाएगा, और अगर बालिग के रूप में होगा तो उसको फिर बिना रिहाई की संभावना वाली जेल की सजा दी जा सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि जिन दिशा निर्देशों को लाया गया है मसौदे के रूप में उनकी आवश्यकता क्यों थी, और फिर अभी दिशा निर्देशों को भी देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल एक मामला आया था उनके पास 13 जुलाई 2022 का, हरियाणा का एक मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक टिप्पणी की थी। तो मामला था जहां पर कक्षा 2 के छात्र की हत्या की गई थी, और ऐसा देखा गया था कि हत्या एक उससे बड़ी क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे ने की थी, जो कि लगभग 16 वर्ष का रहा होगा। तो जेजे अधिनियम के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन का कार्य एक नाजुक कार्य है, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी, जिसका प्रभाव बच्चे के पूरे जीवन पर पड़ सकता है। तो बच्चे पर वयस्क या नाबालिग के रूप में मुकदमा चलाने के आकलन के परिणाम गंभीर प्रकृति के हैं और बच्चे के पूरे जीवन के लिए स्थायी प्रभाव डालते हैं, ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा। तो मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता है। अब जो दिशा निर्देश दिए गए हैं मसौदे में, उनमें क्या क्या बातें हैं उनको समझ लें, उसके बाद इस मामले पर थोड़ी सी और बात कर लेंगे कि क्या बातें शामिल की गई थी। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये दिशा निर्देश प्रस्तुत किए हैं। इसके अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है कि हमें किन किन प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना होगा, जिसके आधार पर मूल्यांकन करना है, क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी नाबालिग या किसी बच्चे के जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर वो अपराधी है या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन उसके जीवन को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय 4 पहलू ध्यान में रखने होंगे। पहला ये कि बच्चे की शारीरिक क्षमता कितनी है, यानी वह चल फिर सकता है या नहीं, जिस अपराध के लिए उसका नाम आया है वह उसको करने में सक्षम है या नहीं, वो किसी चीज को फेंक सकता है, उठा सकता है, दौड़ सकता है या नहीं दौड़ सकता, यानी जिस असामाजिक कार्य के लिए उसका नाम है वह उसको कर पाएगा कि नहीं। दूसरा, उसकी मानसिक क्षमता क्या है, जो कार्य उससे कराया जा रहा है या उसने किया है इसके पहले जिस पर उसका नाम है, तो ऐसा तो नहीं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, मानसिक रूप से किसी पीड़ा में हो, या फिर वह मानसिक रूप से किसी विकार का शिकार हो, या फिर किसी तरह के अवसाद में रहा हो। अपराध की परिस्थितियों को भी देखना होगा कि जिस परिस्थितियों में उसने अपराध किया, किसी के दबाव में आकर, या फिर अपराध करते समय उसने उन सभी बातों को ध्यान में रखा या फिर नहीं रखा, ठीक, या फिर अपराध कर तो दिया लेकिन उस अपराध को करने के समय उसकी क्या स्थिति थी। ऐसा तो नहीं वह किसी और पहले की स्थिति से परेशान रहा हो, उसके जीवन के संबंध में कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी रही होंगी जिसकी वजह से आज वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वह ऐसा कर देगा। तो ये सभी बहुत सारी बातें हैं जो टेक्निकल हैं, मनोवैज्ञानिक हैं और समझने की हैं। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि वो अपराध के जो परिणाम होने वाले थे उनको समझने की स्थिति में था या नहीं था, या उसने उसको समझा या नहीं समझा, कि उसके कानूनी रूप से क्या प्रभाव होंगे, जिस समाज में वह रहता है समाज उसको किस नज़र से देखेगा। इसके अलावा उसके जो संबंधी होंगे, माता पिता होंगे, रिश्तेदार होंगे जिसके साथ वो संबंध में रहा है, उनका इस बात पर क्या रिएक्शन होगा, क्या नज़रिया होगा, वो उसको किस भाव से देखेंगे। ये सभी बातों को इसमें शामिल किया गया है कि इस तरह से चीज़ों को देखना है। इसके अलावा जो विशेषज्ञ होंगे बच्चों के साथ बातचीत करेंगे और उनको बातचीत करने का एक ये अवसर दिया जाएगा कि वो बच्चों से बातचीत करके एक मित्रवत व्यवहार दिखा करके एक इतना रिश्ता बना सकें कि बातचीत उनकी ठीक तरह से हो जाए। मतलब ये ना हो कि बातचीत का अवसर ही ना मिले और सवाल केवल पूछे गए और पूरी प्रक्रिया को समझ पाने की स्थिति ना बन सके। इसके अलावा जो विशेषज्ञ होंगे बाल मनोविज्ञान और मनोरोग के क्षेत्र से हो सकते हैं इसमें, जिनको शामिल किया जाएगा। मूल्यांकन जब हो जाएगा तो मूल्यांकन की एक प्रति बच्चे को भी दी जाएगी और मूल्यांकन के दौरान एक कानूनी सहायता सलाहकार उपस्थित रहेगा, ये जरूरी होगा यहाँ पर। और ये जो पूरी प्रक्रिया है बोर्ड के सामने जब बच्चे को प्रस्तुत किया गया उसके बाद 3 महीने की समय सीमा के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा बोर्ड के लिए कुछ अन्य रिपोर्टों को भी ध्यान में रखना होगा, यानी बोर्ड जो निर्णय लेगा उसके लिए कुछ बाकी रिपोर्टों को भी देखेगा, जैसे कि सामाजिक जांच रिपोर्ट, सामाजिक बैकग्राउंड यानी सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट, माता पिता से, उसके मित्रों से, सहकर्मियों से, सहपाठियों से उसके व्यवहार के बारे में जानकारी लेना कि वह जिस स्कूल में पढ़ता था कैसा उसका व्यवहार था। बहुत सारी बातों को इसमें अब शामिल कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से ये दिशा निर्देश अब आए हैं जिसके तहत मूल्यांकन करना होगा, इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा, ताकि किसी भी नाबालिग को बालिग के रूप में अगर ट्रायल उसका कर रहे हो तो वहां पर
जो निर्णय है वो सही तरह से लिया गया हो। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बार उस केस का जिक्र कर लेते हैं जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इन दिशा निर्देशों को किए जाने की बात कही थी। तो हरियाणा केस है एक, जहां पर दिसंबर 2017 में 16 साल के लड़के को बालिग मानने का फैसला किया गया। अभी हमने पीछे इसका जिक्र किया था कि छोटे बच्चे की हत्या का इसके ऊपर आरोप था, 16 वर्षीय यह बालक था। तो बोर्ड ने माना कि इसको वयस्क के रूप में ट्रीट करना चाहिए। फिर उसके माता पिता और वकील ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष बोर्ड के इस आदेश को चुनौती दे दी। अक्टूबर 2018 में हाईकोर्ट ने नया मूल्यांकन करने का निर्देश दिया, क्योंकि पहले वाले में ये पाया गया कि अनियमितताएं थी मूल्यांकन के दौरान और विशेषज्ञों ने जो रिपोर्ट सौंपी थी वह भी अधूरी थी। तो इसके बाद पीड़ित परिवार और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी, लेकिन उन्होंने इससे संबंधित नए सिरे से पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। तो उन्होंने कहा कि हम फिर से इसको ठीक तरह से देखेंगे, और निर्देशों में उन्होंने फिर वही बातें कही कि मूल्यांकन किया जाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक मूल्यांकन बच्चे के पूरे जीवन को निर्धारित करता है। तो ये जो एक्ट है, अभी हमने किशोर न्याय वाला एक एक्ट भी देखा, उसके अंतर्गत किसी तरह के दिशा निर्देश या रूपरेखा मौजूद नहीं है जो एक डायरेक्शन दे सके कि इस तरह से फिर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो जो बोर्ड है, बोर्ड में जो सदस्य शामिल हैं, केवल उनके विवेक पर यह निर्भर करता है कि वो किस तरह से मूल्यांकन करेंगे। उसमें एक न्यायिक सदस्य मौजूद है और 2 अन्य सदस्य मौजूद हैं। जबकि जो मूल्यांकन है अपने आप में बहस, विश्लेषण और अनुसंधान का विषय है, इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए। और जो कोर्ट है, कोर्ट ने फिर केंद्र सरकार और राज्य के अंतर्गत जो बोर्ड हैं उनको निर्देश दिए कि वे इस तरह से इसके संबंध में कुछ कदम उठाएं और इससे जुड़े हुए मसौदे तैयार करें। तो एक मसौदा फिर आपके सामने आया है। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर कोई भी कानून किसी व्यक्ति को गलत तरह से सजा ना दे, या फिर जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें एक छोटी सी खामी होना किसी बच्चे के जीवन को खराब कर सकती है। इसलिए उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह किसी के जीवन का सवाल हो सकता है। तो अब देखें आज का प्रश्न है, किसी किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के क्या आधार हैं? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा हाल ही में जारी किए गए नए प्रारंभिक मूल्यांकन मसौदा दिशा निर्देशों पर चर्चा कीजिए। तो आधार बताते हुए आपको फिर इन दिशा निर्देशों पर बात करनी है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इससे जुड़ा हुआ किसी अन्य तरह का सवाल भी बनाया जा सकता है, क्योंकि यह मुद्दा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इन दिशा निर्देशों को लेकर के अभी चूंकि यह मसौदा किस स्तर पर है, ड्राफ्ट है, फिर बाद में किस तरह से स्वीकार किया जाएगा, हो सकता है कुछ बदलाव किए जाए या फिर कोई संशोधन लाया जाए, वो हम बाद में कवर कर लेंगे। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।